स्वागत कीजिए हमारे अपने गुलजार साहब का। इससे पहले कि कटहरे में खड़ा हो जाऊं और मुझसे सवाल पूछे जाए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है चेहरे पर, वगरना कौन मुझे देखता अंधेरे में। वाह क्या बात है। ये आपकी जवानी का क्या राज है कि आप अभी भी 18 साल की या 21 साल की वो जो एनर्जी है वो आप में है? ये जवानी का राज क्या है गुलजार साहब? देखिए, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं। फार्मूला अगर होता तो मैं हकीमों की तरह पुड़ियां बना के बेचता। हाँ, ये लीजिए जवानी की दवाइयां हैं, ये लेके जाइए। तो मैं हकीम तो हूं नहीं, लेकिन ये कि मैं बड़ा नहीं हुआ इसलिए बच्चा रह गया, इसलिए बचपना मेरा गया नहीं। जहां तक पहुंचा हूं जिसे आप जवानी कहते हैं, मैं उनसे भी छोटे नौजवानों के साथ और बच्चों के साथ आज भी उसी तरह से खेलता हूं, उनके लिए लिखता हूं और उनके लिए उनकी बातें दर्ज करता हूं। मेरा ख्याल है आप वाकिफ हैं कि मैं पिछले साल में कहिए सन 2023 में 14 कविताओं की किताबें मैंने एक तारा के साथ बच्चों के लिए लिखी हैं। मेरा जन्म हुआ 1965 में और आपने अपनी पहली पिक्चर के लिए जो गीत लिखे थे वो मुझे लगता है 1963 में बंदिनी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 1963 से अब 2024 तक डायरेक्टर्स आए, एक्टर्स आए, एक्ट्रेसेस आई, जर्नलिस्ट आए, पत्रकार आए, गुलजार साहब तो है ही। तो कुछ तो होगा कि 60 साल में वही उत्साह आप में है। नहीं, ये देखिए ना कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ा कि मैं 34 से शुरू हुआ, 63 में आके गाना लिखा, आप 65 से पैदा हुए और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो बड़े हों और मेरा गाना गाएं। कोई ये गाना गुनगुना दीजिए, आप तो सुरीले हैं। मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना। और जब मैं वो गाना सुनता था मुझे लगता है कि जिंदगी इसी तरह से चलनी चाहिए। मैंने पूरे अपने कॉलेज के दिन उस गाने पर मैंने गुजारे हैं। तो आई वॉन्ट टू से कि अगर मेरे कॉलेज के दिन अच्छे गुजरे वो गुलजार साहब की वजह से। मुसाफिर हूं यारो, बस क्या बात अपने है? मैंने गुनगुना दिया। अब आप और मत कहिए, तो उस गाने को मैं कहीं ना कहीं लोग उस गाने को भूल जाएंगे। चलिए मैं एक बात और आपसे कह दूं, एक बात और बता दूं कि आपने गुनगुनाया बहुत अच्छा किया और सुर में, और मतलब वो पंचम का नोट आराम से नहीं लगता जो पंचम ने जिसने कंपोज किया है, लेकिन गुनगुनाइए नाम से मैं आपको 500 गानों की एक किताब पेश कर रहा हूँ इस साल, और अशोक महेश्वरी उसके पब्लिशर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको वो किताब बस अगले महीने तक मिल जाएगी या अगले हफ्ते मिल जाएगी। उसका नाम गुनगुनाइए है। उस पर आई विश पहले मालूम होता तो हम आपकी तस्वीर रखते। मुझे तो उनकी ही किसी गीत का हिस्सा याद आ जाता है जिससे मैं जवाब दे सकती हूँ उन बातों का। उम्र कब की गुजर के सफेद हो गई, दिल तो बच्चा है जी। आपने पहले ही क्या है, क्या क्या लाइन क्या, वो तो बताइए ना। उम्र कब की गुजर के सफेद हो गई। हाँ। ये सफेद शब्द जब आया गुलजार साहब, हालांकि मैं देखती हूँ कि आप हमेशा एक कैनवस की तरह सफेद रहते हैं, कोई भी रंग नहीं। वो विशाल की खूबी है। विशाल आपके साथ थे कल शाम को, और शायद उन्होंने ये सुनाया भी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। मैं तो पहले ही कन्फेस कर चुका हूँ कि दिल तो मेरा बच्चा है, वो बड़ा ही नहीं होता है ना। और उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, मतलब ये है कि बाल सफेद हो गए, उम्र बरसती रही। लेकिन उसमें एक गाने में ये बड़ी खूबसूरत बात है राजदीप जी कि उम्र कब के बरस के सफेद हो गई। अब सफेद ही ऐसी तरह कहते हैं, लेकिन जब गाया गया है, हमारे जो राहत भाई जी ने गाया है, तो उन्होंने टिपिकल लाहौरी अंदाज में कहा सफेद हो गई, और वो लहजा इतना खूबसूरत लगता है कि उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, वो सफेद, वो राहत साहब का अंदाज है। हालांकि ये आसान नहीं होता। कहते हैं ना जनरेशन गैप, माँ बाप के आजकल भाई बहन में भी हो जाता है।
फिर गुलजार साहब के गानों में, उनकी लेखनी में कभी जनरेशन गैप क्यों नहीं हुआ? कैसे आप हर पीढ़ी के लिए, हर व्यक्ति के लिए लिख लेते हैं? कैसे मैं 63 के भी गाने को उतना ही ईमानदारी से महसूस कर सकती हूँ जितनी कि आज आपकी किसी लेखनी को पढ़कर मैं महसूस कर? अब ये बताइए, ये कसूर मेरा है या उस जनरेशन का? काश कि ये खूबसूरत कसूर सब कर सके। हाँ जी, काश कि ये खूबसूरत कसूर सब कर सके। नहीं, क्योंकि वही है जो मुझे बड़ा नहीं होने देते। सबसे बड़ी वजह यह है, और इसमें कोई शक नहीं कि मैं टैगोर की एक नज्म में भी इस बात का जिक्र है कि किसी ने उनसे पूछा कि अरे तुम्हें आकबत की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें प्रलोक की कोई फिक्र नहीं होती, तुम्हारे बाल सफेद हो गए? तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे बालों पर क्यों पड़ती है भाई? आज के दो नौजवान अगर तन्हाई में हों और भटक गए हों जंगल में, तो उन्हें कौन मिलने का रास्ता बताएगा? और उन्होंने ये लाइन कही थी कि मैं हर उम्र का कवि हूं, मैं हर उम्र पर उनके लिए गीत लिखता हूं जो जिस उम्र में हो। तुम बूढ़े हो गए, तुम अपने बाल सफेद कर लो, मेरे बाल क्यों देखते हो? ये टैगोर की एक नज्म में है ये बयान इस तरह से। इजाजत में आप डायरेक्टर थे, क्या आपको लगता है जब डायरेक्टर खुद एक तरह से गीतकार होता है, वो अपने आप वो जो चीज वो कम्युनिकेट करना चाहता है वो ज्यादा आसान होती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक फिल्म आपने डायरेक्ट की थी आधी, जी हाँ, और वो एक गाना है सुचित्रा सेन, संजीव कुमार, रात का चांद चल रहा है और आप कहते हैं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। सर वो गाना, वो जो पिक्चराइजेशन है, उसके जो गीत है, वो जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो तो मैं दर्शक आई एम मेस्मराइज। 50 साल हो गए, अभी भी मुझे याद है पूरी सीन। इस ऑडियंस में भी सभी को वो सीन याद होगी आधी पिक्चर की। वो क्या होता है? डू यू गिव क्रेडिट टू डायरेक्टर जादूगर है, म्यूजिक डायरेक्टर जादूगर है, या गुलजार साहब और आरडी में कुछ अलग ही थी? आप दोनों की जो ट्यूनिंग थी वो कुछ अलग लेवल की ट्यूनिंग थी। नहीं, जादू तो, गाने का जादू तो म्यूजिक डायरेक्टर की कंपोजिशन पे होता है, और आरडी में बहुत बड़ा जादू था कि वो जो धुन बनाता था और जो जिस तरह से करता था, वो स्पॉन्टेनिटी, वो हर कंपोजर का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब मैं उसमें स्क्रिप्ट में बात कर रहा हूं या उस सीन पर, तो उसमें एक रिलेशनशिप की बात है कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तेरे बिना ये जिंदगी भी तो नहीं है। अब वो तेरे बिना को जरा आप देखे, उसे बात करते हुए ये देखे कि कहां पे पॉज लिया, कैसे कहा कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ठीक कट रही है, अच्छी तरह गुजर रही है, पर तेरे बिना ये कोई जिंदगी है? जिंदगी भी तो नहीं। तो वो लहजा अगर आपने समझ लिया, तो आप एक नहीं बहुत सी जिंदगियों में देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन होगी और इस तरह का माहौल होगा और इस तरह का फील आता होगा। तो उसको जनरलाइज कर देने वाली बात है, लेकिन है वो उसी सीन की और उन्हीं दो कैरेक्टर्स की बात कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग नहीं है एक साथ। आप बगैर धुन के भी, बिना उसे गीत में पिरोए हुए भी बोल रहे हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट उतना ही हो रहा है। इतने कॉम्प्लेक्स इमोशन है, उसको इतने सिंपली रख देना। आप जो इससे पहले भी जिस गीत की हम बात कर रहे थे, 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, ये सारी चीजें मतलब वाकई सोचना कि किसी से कहें कि लौटा दो, और आप जब अपनी एक और फिल्म बनाते हैं अचानक, तो आप सोचते हैं मैं इसमें गीत ही ना डालूं। क्या बात होती है एक फिल्म बनाते हुए, क्योंकि उसी पटकथा पर आगे मुझे लगता है कि आगे दो और फिल्में वैसी ही स्टोरी से मिलती जुलती बनी, बड़ी सारी गाने उसमें रहे, पर आपने अचानक बनाई तो उसमें गाने नहीं रखे, क्यों? उसमें सिचुएशन नहीं थी गाने की, उसमें वो पॉज नहीं था। वो कहानी सुनाते हुए आपको गाने की जगह तब आती है जब कहीं थिंकिंग का पॉज आता है, किसी रिलेशनशिप में भी, है ना। मतलब
खफा हैं एक दूसरे से, लेकिन बोले कोई नहीं, लड़े नहीं आपस में। लेकिन दोनों को मालूम है कि दोनों, वो कोई बात है, दोनों में रंजिश है, दोनों में कोई खफ भी है। वहां एक गाने की सिचुएशन होती है, गाने की सिचुएशन नहीं, वो शायरी में कहने की बात होती है, और वो म्यूजिकली कह जाए आदमी तो फिर अचीवमेंट है। और मैं अपनी अचीवमेंट सारी की सारी मैं तो अपने कंपोजर्स को, अपने लोगों को देता हूं, जिनकी वजह से मैं कामयाब हूं। मैं अपनी वजह से कामयाब नहीं हूं। ये 116 चांद की रातें तो ये तो मुहावरा बन गया है। वो बहुत लोग पूछते हैं ये 116 चांद की रातें क्यों हैं? तो बहुत सीधी सी बात है, आई वॉज ऑलवेज बैड इन मैथमेटिक्स, गिनती में गलती हो गई होगी मेरी। इसीलिए मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स इमोशन का सिंप्लीफिकेशन जो है, ये हर आदमी ये सीख जाए तो रिश्तों में दरार ही ना पड़े, हर रिश्ता खुशी खुशी निकल जाए। लेकिन गुलजार साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं आज कि गुलजार साहब पढ़कर कुछ सुनाएंगे अपनी। अब आपकी फरमाइश है तो फरमाइश में बात यह है कि गालिब की पहचान शुरू कहां से होती है, तो एक तरीका है बताने का। और मेरे उस सीरियल को अगर आपने देखा हो, गालिब की जिंदगी का, तो उसमें वो बात शुरू यहां से होती है कि मैं वो डिस्क्राइब कर रहा हूं वो जगह जहां गालिब रहते थे, और अब वहां पर म्यूजियम बन रहा है उनके घर का। और वो थैंक्स टू अटल जी कि वो नवाब वो बेचने को तैयार नहीं थे, वो हवेली या वो जहां कोयले की वो दुकानें बन गई थी, और सिर्फ अ पोएट लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने कहा था उससे कहो मैं आ रहा हूं बल्ली मारा में बनने, तो वो घबरा गए। तो नहीं उनसे मत कहिए हम। तो वो आ गया और उन्होंने कहा देखिए कितने बड़े शायर का घर आपने रखा हुआ है, सबके साथ बांटिए। और उस आदमी ने वो बगैर किसी पैसे के वो अटल जी के वजह से वो दे दिया, और अब वहां म्यूजियम बन गया है। बहरहाल वो बात अलग है। बल्ली मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, it's an expression of T.S. Eliot. There is an expression of T.S. Eliot who has written the streets running like tedious arguments. तो मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि वो तो बल्ली मारा कभी गए नहीं, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि ऐसी गलियां भी हैं। बल्ली मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, और सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, बटेरों की लड़ाई, उनकी तारीफें हो रही हैं, और टाल है लकड़ी और कोयले का, वो उनका घर। उसका अब उसके बाद उनके बाद बल्ले मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, और गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में ओ वाह 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 वाह, और ये पान मुंह में रख के बोलते हैं ओ वाह 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 वाह। गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो वाह 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 वाह, और चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से टाट के पर्दे, बोरियों के, एक बकरी के ममियाने की आवाज, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे। ये जितने बड़े कवि हैं बैठे हुए हैं उनको सुनाते हुए अच्छा लग रहा है। चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, और एक बकरी के ममियाने की आदाब, एक बकरी के ममियाने की आवाज, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे।
ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां, चूड़ी वालान के बड़ी बीक, चूड़ी वालान और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे अपनी बूझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदक़ अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। मैं सिर्फ ये कि बहुत से सवाल जो पूछे हैं मुझसे राजदीप ने, उनका जवाब इसमें मिलेगा। आप भी जो पूछ रही हैं कुछ उसके सवाल भी हैं, जवाब हैं कि मैं हूं क्यों, अभी मैं क्यों लिखता हूं और मैं क्या करता हूं। मैं कबाड़ी हूं। कबाड़ी आप जानते हैं, मैं कबाड़ी रात की टूटी हुई नींदें उठाना, वो जो रात को टूट गई नींद, और क्यों टूटी आप जानते हैं, लोगों के साथ होती, आपके साथ भी हुई, और मैं वो जमा कर लेता हूं। मैं कबाड़ी रात की टूटी हुई नींदें उठाना, जमा करना ख्वाबों के टुकड़े जो सोते में तकिए से गिरे हों, करवटों की सलवटों को, उन क्रम्पल्स को, करवटों की सलवटों को खोलना, तय करके रखना, ऐंठने अंगड़ाइयों की और जिस्म की कच्ची दरारें ढूंढना और चुन के रखना, टूटे फूटे लोग ले जाकर सजा देता हूं अपने ताकचों में। मैं कबाड़ी जिंदगी का, मैं कबाड़ी जिंदगी का खाली डिब्बों बोतलों में नज़में भर के बेचता हूं। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूं, मैं वो नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूं, ठिठरने लगता हूं, कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से, क्योंकि ठंडी हवा आती है। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूं, ठिठरने लगता हूं, कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से, मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं अंदर से नंगा हूं। मेरी ओढ़नी मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं डंगा हूं अंदर से। बहुत सी चोटें तशबीहों में, सिमिलीज में, बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं। आई हैव कवर्ड दैट विद सिमिलीज विच आई डोंट रिवील ओपनली। बिना नज़मों के मैं नंगा हूं अंदर से, बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं, बहुत से दर्द सूजे सूजे लफ्जों में छुपा रखे हैं मैंने। वो दोज वर्ड्स हैव स्वोलन, जिनके अंदर मैंने वो दर्द छुपा लिए हैं अपने। मुझे जब चोट लगती है, नई एक नज़्म लिखकर ओढ़ लेता हूं, मैं नज़्म ओढ़ लेता हूं। मैं एक सवाल थोड़ा हिचकिचा रहा था कि पूछे या ना पूछे। आप रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे, इमोशंस के बारे में। एक बार मैं जब आपको घर पर मिला था, आप उस दिन बड़े खुश थे क्योंकि आपने कहा कि राखी जी आपके लिए मछली की करी बना रही है। जी, मैंने सुना है जब आप दोनों का रोमांस हो रहा था, आप उनको शायरी सुनाते थे और वो आपके लिए मछली की करी बनाती थी। ये सही है या नहीं कि राखी जी और आपके बीच ये जो खाने की बात होती है, बंगाली मछली की बात होती है, कहीं वॉज दैट ये जो प्यार कहां से शुरू हुआ? देखिए, एक बात थी कि हमारे वो पर्सनल पूंजी है, हमारे पास रहने दीजिए, वो क्यों छीनते हैं और क्यों बांटते लोगों में। आपकी बेगम भी बंगाली है, आप मच्छी पसंद करते हैं कि नहीं? मैं तो मच्छी से प्यार करता हूं। और ये भी है, आपको जैसे आपकी
अहलिया ने पेट के जरिए, पेट में से होके आपका दिल जीत लिया। ऐसा होता है ना, कभी दिल से पेट तक पहुंचते, कभी पेट से दिल तक आ जाते हैं। तो वो रखिए अपने पास, वो पर्सनल बात पर्सनल रहने दीजिए, वो मेरी पूंजी है, वो मैं बांटने को तैयार नहीं। अरे वाह, किस तरह से सबसे ज्यादा ऑडियंस के सामने रखा जाए, क्या ये एक तरह से, क्या मैं सही हूं ये कहना कि एक तरह से ये आपकी लाइफ मिशन थी कि फिर वो बंगाली हो, मराठी हो, जितनी भी कविताएं अलग अलग भाषाओं में हैं, जनता के सामने पहुंच पाए जनता की भाषा में? क्या ये आपने एक तरह से पिछले 10 सालों 20 सालों से एक लाइफ मिशन बनाई है? मिशन बनाना अलग बात हो जाती है कि मैं उसे कहूंगा ये मेरा मिशन ये हो गया। मैं अपने अवाम की आवाज, अपने लोगों की आवाज पहचानना चाहता हूं। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतने इलाकों में रहते हैं, इतने जगहों पर रहते हैं, इतने कल्चर्स हैं हमारे यहाँ कि हम अक्सर आपस में झड़पे रहते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें ये जो 366 जो नज़में अगर आप पढ़ें तो सारे झगड़े, सारे शिकायतें, गिले, उनके बावजूद हमको जो चीज बांधे रहती है वो हमारा कल्चर है, क्योंकि कल्चर कहीं सभ्यता हमारी एक ही है। हमारे डिफरेंसेस लैंग्वेज पे हो सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस पहनावे पर हो सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस खाने पर हो सकते हैं, हमारे अहदों पर, हमारे दरिया का पानी दे दो फलानो, लेकिन क्या है जो हिंदुस्तान को बांधे रखता है एक इसमें, वो हिंदुस्तान का कल्चर है जो आप एक साथ है। आप पनघट भी समझ जाएंगे, आप सिंदूर भी समझते हैं, आप मंगलसूत्र भी समझते हैं, लेकिन ये सब जगह एक है, उसका नाम कोई और दे लो बेशक, लेकिन वो कल्चर, वो जीने का, वो जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके खानदान के, परिवार के, और परिवार का समाज के साथ और समाज का वतन के साथ, वो रिश्ता कहीं खराब नहीं हुआ और वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारे पास 5000 साल पुरानी सभ्यता है, वो उसने बांध रखा है। अब मुझे लगता है कि आपका बड़प्पन इस बात में भी निहित है कि आपने ये कहा कि मैं ये जो सारे लोग हैं, जो देशवासी हैं, मैं उनकी आवाज, मुझे लगा, क्योंकि आमतौर पर लोग सीना ठोक कर कहते हैं मैं आपकी आवाज बनना चाहता हूं, आपने कहा मैं आपकी आवाज समझना चाहता हूं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आप इतने अच्छे से समझते हैं और हमारी बात को अपनी आवाज में कह देते हैं। जी, और मैं आप ही की जबान में बात करता हूं। मेरा ख्याल है मैंने कोई फारसी, अरबी, संस्कृत कोई आपके ऊपर नहीं थोपी है, मैं आपकी जबान में बात कहता हूं। मैं आपको और एक चीज बता दूं, अगर आप, अभी मैं नहीं जानता, अभी भी खेलते हैं, नहीं तो 90 कुछ साल पहले तक शाम को अगर आप 5 बजे बांद्रा जिमखाना जाते तो ये टेनिस खेलते हैं, और जब वो हारते हैं तो उनका मूड अच्छा नहीं होता। ये बात सही है ना? यू आर अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेयर ऑन द टेनिस कोर्ट। नहीं, वेल, टू विन इज योर वर्क, लेकिन स्पोर्ट्स कोई भी हो, वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वो सबसे बड़ी चीज जो सिखाती है स्पोर्ट्स आपको, हाउ टू टेक अ डिफीट। अरे वाह, सीखते वहां से आप। वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, थोड़ा सा वो हो गया, फिर अगले दिन फिर खेलने जा रहे हैं, तो यू आर नेवर डिफीटेड। आप हार के आए हैं, डिफीट होके नहीं आए, आप खेल रहे हैं और आप बढ़ते हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट गेन ऑफ स्पोर्ट्स, एंड दैट्स व्हाट आई डू। गुलजार साहब, श्वेता, गुलजार साहब ने गालिब के लिए गालिबियत मेरा ख्याल है कहा था, लेकिन ये जो जितनी जनता है ना, वो इस बात को याद करके जाएगी कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने गुलजार को देखा, गुलजार को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।